हिस्ट्री का 1 शॉर्ट रिवीजन है, प्रीलिम्स स्पेशल। महात्मा गांधी की उपलब्धियाँ। अंग्रेजों ने गांधी को सार्जेंट की उपाधि दी क्योंकि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सेना में बहुत से भारतीयों को भर्ती करवाया था। अंग्रेजों का सहयोग करने के कारण महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि दी। चंपारण सत्याग्रह को सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को टैगोर जी ने महात्मा की उपाधि दी। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें बापू की उपाधि दी। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी। विंस्टन चर्चिल ने उन्हें अर्धनग्न फकीर कहकर पुकारा था। शेख मुजीबुर रहमान ने इन्हें जादूगर की उपाधि दी। फिर खुदाई खिदमतगार संस्थान ने मंगल बाबा की उपाधि दी। खुदाई खिदमतगार ने। आइंस्टीन ने कहा कि आने वाले 100 से 200 साल के बाद शायद ही कोई विश्वास करे कि कोई ऐसे हाड़ मांस के शरीर वाला व्यक्ति पृथ्वी पर था जिसने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया। फिर 9 जून 1915 में महात्मा गांधी भारत लौट आए। आज भी इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 9 जनवरी 1915 को। अब है उन्होंने अहमदाबाद के समीप कोचरब नामक स्थान पर 1915 ईस्वी में एक आश्रम स्थापित किया जो आगे चलकर साबरमती आश्रम के नाम से जाना गया। तो 1915 में किया कोचर नामक स्थान पर। इस आश्रम के लिए धन अम्बालाल साराभाई ने दिया और इस आश्रम के अंदर महात्मा गांधी को हृदय कुंज कहा जाता है और अम्बल साराभाई ने इसमें आश्रम के लिए धन दिया था। 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। तो 1916 में सबसे पहले भाग लिया लखनऊ अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता अंबिका चंद्र मुजुमदार कर रहे थे। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी को चंपारण के निहले जमींदारों को 3 कठिया पद्धति यानी 3/20 की जानकारी दी जिसमें नीली खेती की जा रही थी। तो उन्हें चंपारण आने का आग्रह दिया। तो राजकुमार शुक्ल ने दी। 1917 में राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे और वहां सफल सत्याग्रह किया। अंग्रेजों ने 3 कठिया पद्धति समाप्त कर दी और यह आंदोलन निहले जमींदारों के विरुद्ध था। यह भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन था। इसकी सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। 1918 में महात्मा गांधी खेड़ा सत्याग्रह किए किसानों के बढ़े हुए टैक्स को माफ करने के लिए। 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद मिल मजदूरों का सत्याग्रह किया। ये सत्याग्रह पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की। तो अहमदाबाद मिल मजदूरों का जो था उसमें सबसे पहले उन्होंने भूख हड़ताल की। फिर महात्मा गांधी के आंदोलन में 4 प्रमुख थे, 4 चीज़ें थी, जैसे सत्याग्रह करना, बहिष्कार करना, भूख हड़ताल और हड़ताल करना। फिर रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया। भारतीय क्रांति को दबाने के लिए सिडनी रॉलेट ने एंशियल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट लाया। तो ये सिडनी रॉलेट एक्ट आया 19 मार्च 1919 को। मार्च 1919 ईस्वी को स्वामी श्रद्धानंद ने करो या मरो आंदोलन किया। कर मत दो
30 मार्च 1919 ईस्वी को स्वामी श्रद्धानंद ने कर मत दो आंदोलन किया, जबकि कर मत दो का नारा वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। तो कर मत दो का नारा जो दिया वल्लभ भाई पटेल ने दिया, आंदोलन स्वामी श्रद्धानंद ने किया 1919 में। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी द्वारा देशव्यापी हड़ताल किया गया और 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने गिरफ्तार कर लिया गया। और यह सत्याग्रह केंद्र पंजाब था। इसका सत्याग्रह केंद्र कहाँ था? पंजाब था। इन्हें बिना दलील और बिना अपील और बिना वकील का कानून कहा। रॉलेट एक्ट में यही था। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा। तो काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा जो 1919 में आया था। इसी कानून के तहत पंजाब ने 2 नेता शरीफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। शरीफुद्दीन किचलू को, सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। तो ये 13 अप्रैल में हुआ 1919 को, रॉलेट एक्ट के विरोध में। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। जनसभा शांतिपूर्ण संचालन कर रहे थे। इस समय भारत का वायसराय गवर्नर चेम्सफोर्ड था। तो भारत का वायसराय गवर्नर का है तो चेम्सफोर्ड था। पंजाब का फिक्नेंट गवर्नर ओडायर ने गोरखा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर आर डायर को जलियांवाला बाग भेजा और आर डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी। तो पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो ओडायर थे। ओडायर के आदेश से आर डायर ने गोली चलाई। आंकड़े के अनुसार मारे जाने वालों की संख्या 379 थी, लेकिन वास्तव में कहीं ज्यादा लोग मारे गए थे। फिर हंस राज नामक भारतीय ने जलियांवाला बाग की सूचना अंग्रेजों को दी थी। हंसराज नामक भारतीय ने। जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण पूरे भारत में विरोध हुआ। गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि जलियांवाला बाग के समय त्याग दी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी। डॉक्टर शंकर नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दिया। डॉक्टर शंकर नारायण ने कार्यकारी परिषद से त्याग पत्र दे दिया। कांग्रेस ने इस घटना की जांच के लिए कांग्रेस ने किसके चुना? मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में समिति बनाई और इस समिति ने कहा कि यह जनरल डायर द्वारा जल्दबाजी में लिया गया मूर्खतापूर्ण कदम था। तो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में जांच समिति बनेगी। अंग्रेजों ने यहाँ जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया और इस आयोग ने 3 भारतीय और 5 अंग्रेज थे। उसमें 3 भारतीय थे सदस्य थे इस जांच समिति में। इस कमीशन में जनरल डायर को सही ठहराया गया और जनरल ओ डायर को लंदन के सम्मान के रूप में तबादला कर दिया। तो ओ डायर को सही ठहराया और उन्हें तबादला कर दिया और 2600 पाउंड की राशि उसे दी। 1940 में धर्म सिंह ने लंदन जाकर लंदन जाकर ओ डायर पर गोली मारकर हत्या कर दी। होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ। होम रूल आंदोलन तो 1919 में ये आया था। उसके पहले होम रूल आंदोलन 1916 में यह आयरलैंड में से प्रेरित था। इसकी शुरुआत 2 चरणों में हुई। पहला चरण बाल गंगाधर तिलक ने किया और अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ। तो बाल गंगाधर तिलक ने 2 चरणों में हुआ। पहला बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में महाराष्ट्र में, और इसी आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है
बाल गंगाधर तिलक ने कहा, और मैं इसे लेकर रहूँगा। फिर वैलेंटाइन सिरोला ने तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक, सिलोला ने तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कहा, और जिस कारण ये उस पर केस करने लंदन चले गए। तो उस पर केस करने लंदन चले गए और 1918 में होम रूल का पहला चरण समाप्त हुआ। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। इनकी अर्थी को महात्मा गांधी ने और शौकत अली ने कंधा दिया। बाल गंगाधर तिलक होम रूल का दूसरा चरण 1916 में एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया। दूसरा चरण 1916 में एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया। इनका होम रूल आंदोलन पूरे भारत में फैला, किंतु अंग्रेजों ने एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया, और जब 1918 में उन्होंने छोड़ा तो होम रूल आंदोलन पूरी तरह समाप्त हो चुका था। होम रूल आंदोलन प्रांतीय स्वायत्तता थी, प्रांतीय राज्यों का सुशासन था। खिलाफत आंदोलन, तो यहाँ जो जलियांवाला बाग रॉलेट एक्ट आया 1919 में, उसके पहले हो रहे थे जी होम रूल आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या है? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने मुसलमानों को यह वादा किया कि वे तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने मुसलमानों से वादा किया था कि वे तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे, किंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन कर दिया और अब उसे आपस में बांट लिया। इसका विरोध तुर्की खलीफा इसका विरोध कर रहे थे। भारत में इसी विभाजन के विरोध में खिलाफत आंदोलन हुआ था। तो तुर्की विभाजन के खिलाफ में हुआ था खलीफा आंदोलन। खलीफा आंदोलन को मोहम्मद अली और शौकत अली ने शुरू किया था। अखिल भारतीय खिलाफत की बैठक दिल्ली के फिरोज शाहू कोटला के मैदान में हुई। तो अखिल भारतीय जो बैठक हुई थी फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी 23 नवंबर 1919 को। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। खिलाफत आंदोलन की अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर अंग्रेजों ने तुर्की विभाजन रद्द कर दिया। भारत में भी खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया और महात्मा गांधी मुसलमानों का भी सहयोग प्राप्त हो गया। अब असहयोग आंदोलन 1 अप्रैल 1920 तो 1 अगस्त को 1920 को हुआ। यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को चालू हुआ। पहला जन आंदोलन था, क्योंकि पूरे देश की जनता ने भाग लिया। महात्मा गांधी ने कहा कि यदि हम सब मिलकर अहिंसक रूप से अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे तो निश्चित ही 1 वर्ष में आज़ादी मिलेगी। महात्मा गांधी के कहने पर ही वकीलों ने न्यायालय जाना छोड़ दिया। विद्यार्थियों ने अंग्रेजी स्कूल छोड़ दिए। नाई, धोबी, मोची, बावर्ची अंग्रेजों का काम करने से मना कर दिया और आगे अंग्रेजों के वस्तुओं को खरीदना छोड़ दिया। दुकानदार उसे बेचना छोड़ दिया। इसे अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ, किंतु यह आंदोलन आज़ादी नहीं दिला सका। दक्षिण भारत में असहयोग आंदोलन दक्षिण भारत में किसने चलाया? तो आंदोलन गोपालाचारी ने। इसी आंदोलन का दौरान मौलाना मेहरुजुल हक ने पटना में सकादत आश्रम की स्थापना की। तो गोपालाचारी ने दक्षिण में चलाया और मौलाना मजूमदार हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना की। CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने प्रारंभ में इस आंदोलन का विरोध किया, किंतु बाद में इस आंदोलन से जुड़े रहे। इस आंदोलन में जेल जाने वाले पहले पुरुष CR दास थे और पहली महिला बसंती देवी थी। CR और बसंती देवी तो असहयोग आंदोलन में गए थे जेल। फिर 5 फरवरी 1922 को आंदोलन 1920 में हुआ। फिर 1922 में गोरखपुर में चौड़ी चौड़ा में भीड़ ने 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था।
तो 1922 में हुई थी ये घटना चोरी चोरा की, गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में चोरी चोरा में, और 22 पुलिस वालों को उन्होंने जिंदा जला दिया था। इस घटना के समय महात्मा गांधी गुजरात में थे, वो, और इस हिंसा के आहत होकर उन्होंने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन स्थगित कर दिया। महात्मा गांधी इस कदम को पूरे भारत में विरोध हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने यदि कश्मीर किसी गांव हिंसा हुआ तो उसकी सजा कन्याकुमारी के लिए गांव को क्यों दी जाए, ऐसा उन्होंने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब जनता उत्साह अपने चरम पर था तो गांधी जी आंदोलन स्थगित कैसे करना एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा। 10 मार्च 1922 में जनता को भड़काने के आरोप में गांधी जी को 6 वर्ष की जेल की सजा हुई। 1922 में 1924 में गांधी जी को खराब स्वास्थ्य के कारण जेल से रिहा कर दिया गया। 1924 में, और 1924 में गांधी जी ने बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन केरल की अध्यक्षता की। तो बेलगांव 1924 में अध्यक्षता की, बेलगांव के कांग्रेस अधिवेशन बेलगांव केरल में। स्वराज दल 1922 ईस्वी में कांग्रेस के गया अधिवेशन में स्वराज पार्टी का, तो कहाँ गया में, गया अधिवेशन 1922 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में हो गया। तो 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी जो है इसका गठन इलाहाबाद में हुआ। गया अधिवेशन हो गया था यहाँ, और स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में हुआ 1923 में। इसके पहले अध्यक्ष CR दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू बने। तो CR दास जो सबसे पहले जेल गए थे, और महासचिव कौन बने, तो मोतीलाल नेहरू बने। इस पार्टी के संस्थापक थे, स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल CR दास। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था कांग्रेस विधानसभा संसद में घुसकर, तो कांग्रेस मुख्य उद्देश्य था केंद्रीय विधानसभा, केंद्र की जो विधानसभा थी, घुसकर सरकारी काम में बाधा डालना। इसके लिए उन्हें चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। जनता से वादा किया कि कोई भी सरकारी पद नहीं लेंगे। केंद्रीय विधानसभा के 100 सिरों में स्वराज दल ने 100 सीटें थी, तो स्वराज दल ने कितनी 42 सीटें प्राप्त हुई, जिस कारण 1923 में चुनाव में स्वराज पार्टी सबसे बड़ी बहु पार्टी बनी। तो 100 में से 42 सीटें स्वराज पार्टी के पास आ गई थी, और चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी थी। इसमें सरकारी काम में बाधा डालना था, राज्यों की स्वायत्तता दिलाना था, और डोमिनियन राज्य बनाना था का उद्देश्य। स्वराज दल ने ली कमीशन की रिपोर्ट नहीं लागू होने दी। स्वराज दल ने काम किया क्या, तो ली कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया। स्वराज दल ने मुंडी मैन कमीशन का भी रिपोर्ट पारित नहीं होने दी। तो मुंडी मैन कमीशन जो थी उसकी रिपोर्ट भी पारित नहीं होने दी, जो राज्यों में स्वतंत्रता न लाकर द्वैध शासन की बात कर रहे थे। वल्लभ भाई विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष, तो विट्ठल भाई जो थे, विट्ठल भाई भारतीय अध्यक्ष थे विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष बने। ये स्वराज दल के थे विट्ठल भाई। फिर मोतीलाल नेहरू ने सरकारी पद ले लिया। इस कारण जनता का विश्वास इस पार्टी से उठने लगा। तो मोतीलाल ने सरकारी पद ले लिया, जिसके कारण विश्वास जनता का उनसे उठने लगा। 1928 आते आते यह पार्टी समाप्त हो गई। तो 1928 में समाप्त हो गई, और ये पार्टी 1924 में गठित हुई थी, 22-23 में गठित हुई थी, 28 में ये समाप्त हो गई। बलसांड सत्याग्रह 1924 में ये गुजरात के बलसांड में डकैती टैक्स के विरुद्ध में प्रारंभ हुआ था। तो डकैती का जो टैक्स लगे थे, डकैती टैक्स के विरोध में बलसांड सत्याग्रह 1924 में
विस्तार आरंभ हुआ। गुजरात में अंग्रेजों ने डकैती कर रद्द करना पड़ा। इसका नेतृत्व वल्लभ भाई कर रहे थे इसका नेतृत्व। बांडकोण सत्याग्रह 1924-25 में हुआ। साइमन कमीशन 1919 में आया। तो असहयोग आंदोलन के पहले आया था साइमन कमीशन। 1919 में भारत शासन अधिनियम में कहा गया था कि पारित होने के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी। तो इसमें पारित किया गया था कि 10 वर्ष के बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, जो यह जांच करेगी कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है। उत्तरदायी शासन जो है कहां तक करने की स्थिति में है। आयोग की नियुक्ति में 10 वर्ष के बाद जांच की जानी थी, लेकिन ब्रिटिश तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पूर्व ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। तो कंजर्वेटिव जो सरकार थी उसने 2 वर्ष पहले ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी थी। 8 नवंबर 1927 में कर दी थी, क्योंकि उसे आशंका थी कि 2 वर्ष बाद लेबर पार्टी की सरकार भारतीय समर्थन सदस्यों वाले वैधानिक आयोग की नियुक्ति कर सकती है, कि भारतीय सदस्यों वाला जो वैधानिक आयोग होगा उसकी नियुक्ति कर सकती है लेबर पार्टी। किंतु भारतीयों में आपसी मतभेद बहुत अधिक था, जिस कारण भारत ने राज्य सचिव बर्केनहेल्ड ने 1927 को साइमन कमीशन का गठन कर दिया। इस 7 सदस्यों वाले आयोग में सभी अंग्रेज 7 सदस्यों वाला था और सभी अंग्रेज थे। इसके अध्यक्ष साइमन थे। क्लीमेंट एटली भी इस सदस्य थे और जो आगे चलकर ब्रिटेन के पीएम बनेंगे, क्लीमेंट एटली। साइमन कमीशन 1919 में अधिनियम की जांच करने आया। 1919 में अधिनियम की जांच करने आया था। इसका मूल इंडियन इंस्टीट्यूट कमीशन भारतीय वैधानिक आयोग था। फरवरी 1928 ईस्वी को जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका अत्यधिक विरोध हुआ। इस विरोधी प्रदर्शन में पंजाब में लाला लाजपत राय के ऊपर सैंडर्स के नेतृत्व में पुलिस लाठीचार्ज हुई और जिससे चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय ने कहा कि मेरी पीठ पर पड़ी हर एक लाठी अंग्रेज की ताकत की आखिरी कील साबित होगी। सैंडर्स की हत्या का आरोप लगाकर भगत सिंह को फांसी दे दी। तो सैंडर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह फांसी दे दी गई थी। समस्त भारत ने इस आंदोलन का विरोध किया और इसे श्वेत कमीशन कहा। दक्षिण भारत में जस्टिस पार्टी तथा यूनिस्ट पार्टी ने इसका विरोध किया। तो दक्षिण भारत में जस्टिस पार्टी थी और यूनिस्ट पार्टी ने इसका विरोध किया और विरोध के बावजूद साइमन कमीशन 1930 में अपनी रिपोर्ट दे दी। तो जस्टिस पार्टी और यूनिस्ट पार्टी ने विरोध किया। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ। इस अधिवेशन के द्वारा म्यांमार यानी बर्मा को भारत से अलग, तो जो रिपोर्ट थी उसमें भारत को बर्मा से अलग कर दिया गया। इसी अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में प्रांतीय चुनाव होंगे। तो प्रांतीय चुनाव 1937 करा दिए गए। तो भारत में प्रांतीय चुनाव 1937 कर दिए गए। इस चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत हुई। 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी। तो 1937 में प्रांतीय विभाजन चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस को 8 राज्यों में कांग्रेस सरकार बनी। सिंध मुस्लिम लीग की सरकार बनी सिंध में। नेहरू रिपोर्ट 1928। उसके पहले नेहरू जी की रिपोर्ट आई थी 1928। तो साइमन कमीशन के विरोध के कारण भारत में राज्य सचिव बर्केनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी। भारत के सचिव थे बर्केनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी, यदि सर्वसम्मति से अपना कानून बना लेंगे तो मैं उसे ब्रिटेन में पारित करा दूंगा।
इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की, जिसका मुख्य उद्देश्य डोमिनियन स्टेट यानी स्वायत्त राज्य की स्थापना करना था, किंतु मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार नहीं किया। इस कारण नेहरू रिपोर्ट पारित नहीं हो पाई। 14 सूत्री का जिन्ना फार्मूला। नेहरू रिपोर्ट के प्रति उत्तर में जिन्ना ने 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला दिया, जो अंग्रेजों ने इसे स्वीकार नहीं किया। तो अंग्रेजों ने इस जिन्ना फार्मूला को भी स्वीकार नहीं किया। फिर लाहौर अधिवेशन 1919 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसे पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कहते थे। तो पूर्ण स्वराज 1919 में लाहौर अधिवेशन में किया था। साथ ही यह निर्णय लिया कि हर 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। तो हर 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने लगे। इसी कारण 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनने के बावजूद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस अधिवेशन में लाहौर में रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया और मध्य रात्रि पर जब पूरी दुनिया सो रही थी तो भारत ने स्वतंत्रता की नींव रखी। दंडी मार्च क्या हुआ? तो गांधी ने इरविन को अपने 11 सूत्री मांग सौंप दी। 11 सूत्री मांग सौंपी, किंतु इरविन ने उसे अस्वीकार कर दिया, जिस कारण महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 तो कब हुआ? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 या 80 SC अनुसूचित जनजाति के सहयोगियों के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए दंडी की ओर चल दिए। तो 78 या 80 जो अनुसूचित जनजाति थी, SC के लोग, उनके साथ उन्होंने प्रारंभ किया और मार्च 1930 में दंडी मार्च हुआ। इसके साथ सरोजिनी नायडू भी 240 मील की यात्रा यानी 328 किलोमीटर की यात्रा की। सरोजिनी नायडू ने भी उनके साथ यात्रा की और 24 दिन में पूरा हुआ। तो कितने दिनों में ये दंडी मार्च? 24 दिन में पूरा हुआ। 6 अप्रैल 1930 को दंडी यात्रा पूरी हुई। तो कब? 6 अप्रैल को हो गई 1930 में। गांधी जी ने दंडी में आसवन विधि से, कौन सी विधि? आसवन विधि से नमक कानून तोड़ा। इसी के साथ गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। तो दंडी मार्च के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ किया, यानी विनय के साथ अंग्रेजों के कानून को ना मानना, सविनय अवज्ञा करना। 1930 में दंडी मार्च की सफलता को देखते हुए गांधी ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया। कश्मीर के क्षेत्र में राखन अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार संस्था गठन किया। तो कश्मीर में क्या? अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार संस्था का गठन किया। इन्होंने लाल कुर्ती सेना का गठन किया। तो कश्मीर हुआ लाल कुर्ती सेना का गठन। इन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं। तो अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहते हैं। छपरा में कैदियों ने नांगा विरोध किया, क्योंकि वे स्वदेशी वस्त्रों की मांग कर रहे थे। तो छपरा में कैदियों ने नांगा विरोध किया, स्वदेशी वस्त्रों की मांग कर रहे थे। फिर दक्षिण भारत में इनका नेतृत्व, दक्षिण भारत में कौन कर रहा है सत्याग्रह? सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन करता था? दक्षिण भारत में नेतृत्व चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने किया। दक्षिण में मुंबई में इसी आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने 25,000 आंदोलनकारियों को लेकर धरसना नामक गुजरात के स्थान पर पहुंचे। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य दक्षिण में कर रहे थे, दक्षिण भारत में इसका आंदोलन, सविनय आंदोलन। इसी आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने 25,000 आंदोलनकारियों को लेकर धरसना नामक गुजरात के स्थान पर पहुंची। तो गुजरात स्थान पर सरोजिनी नायडू पहुंची, और किंतु इस सूचना पहले ही अंग्रेजों को लग गई थी और अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबा दिया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन अंग्रेजों ने दबाया। इस आंदोलन के दौरान
लड़कों की बंदरी सेना और लड़कियों की मंजरी सेना। तो लड़कों ने कौन सी सेना बनाई थी? बंदरी सेना, और लड़कियों की मंजरी सेना का गठन हुआ। ये आंदोलन आंशिक रूप से सफल रहा क्योंकि इसी आंदोलन के कारण अंग्रेजों ने टैक्स कटौती की और मादक पदार्थों जैसे सिगरेट शराब के उत्पादन में भी कमी लाई। तो सिगरेट शराब के उत्पादन में कमी आई थी सविनय अवज्ञा के कारण। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा तो लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। यह भारतीयों के इस आंदोलन के कारण कोई कांग्रेस का प्रतिनिधि वहां भाग लेने नहीं गया था। इस कारण इंग्लैंड में इरविन का दबाव आने लगा था कांग्रेस को इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजा जाए। इसी दबाव में आकर इरविन ने समझौता करने का विचार किया। इरविन ने महात्मा गांधी से यह आग्रह किया कि यदि वे सविनय आंदोलन स्थगित करके गोलमेज सम्मेलन में भाग लें तो गांधी की कुछ बातों को मान लिया जाएगा, जिसमें सबसे कुछ बातों को मतलब वो मान लेंगे, जिसमें सबसे प्रमुख था राजनीतिक कैदियों की रिहाई, कि राजनीतिक कैदियों की रिहाई की जाए। इस समझौते के तहत भगत सिंह को नहीं रिहा किया गया क्योंकि उन पर आपराधिक मुकदमा था। गांधी इरविन समझौता। दिल्ली पैक्ट। 5 मार्च 1931 ईस्वी को दिल्ली में एक समझौता हुआ। इस समझौते को गांधी इरविन समझौता कहते हैं। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को हुआ दिल्ली में, और दिल्ली में समझौता हुआ था। सरोजिनी नायडू ने गांधी तथा इरविन को दो महात्मा कहा। सरोजिनी नायडू ने दोनों को महात्मा कहा। इस समझौते के तहत 7 अप्रैल 1931 को 7 अप्रैल 1931 में समझौता 5 मार्च को हुआ और 7 सितंबर 1931 को महात्मा गांधी SS राजपूता नामक पानी जहाज से लंदन पहुंचे। तो SS राजपूता जहाज से वेस्टन चर्चिल ने उन्हें अर्धनग्न फकीर कहा। तो चर्चिल जो थे अमेरिका के आगे चल के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने राष्ट्रपति बनेंगे, तो अर्धनग्न फकीर कहा। इस सम्मेलन में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए अलग क्षेत्र और सांप्रदायिक पंचांग की बात की। तो सांप्रदायिक पंचांग की मैकडोनाल्ड जो वहाँ के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा। इसी कारण महात्मा गांधी सम्मेलन छोड़कर भारत लौट आए। पुनः सविनय आंदोलन को आगे बढ़ाया। महात्मा गांधी की गिरफ्तार करके पूना की यरवदा जेल में डाल दिए गए। तो अब दोबारा चालू नहीं कर पाया, उन्हें यरवदा जेल में डाल दिया गया। गोलमेज सम्मेलन 1930 और 32 में हुए। तो भारतीय प्रशासन पर चर्चा करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए। तो किस पर? भारत का प्रशासन कैसा चले, तो इसके लिए हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन तो ये 1930 12 नवंबर 1930 और 19 जनवरी 1931 से चला। इस सम्मेलन में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लिया क्योंकि महात्मा गांधी सविनय आंदोलन कर रहे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 17 सितंबर 1931। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया किंतु ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचांग की बात की, तो गांधी जी सम्मेलन छोड़कर चले आए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन तो 17 नवंबर 1932 में और 24 दिसंबर 1932 तक इस आंदोलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तो कांग्रेस ने पहले और तीसरे में भाग नहीं लिया था। इस आंदोलन में मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए पृथक क्षेत्र सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की। तेज बहादुर सैफरू तथा भीमराव अम्बेडकर तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। तो तेज बहादुर सैफरू थे और अम्बेडकर साहब थे, इन्होंने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। पूना समझौता 24 सितंबर में 1932 में हुआ। इसी सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा हुई और दलितों के आरक्षण सहित पृथक क्षेत्र दिया गया। तो दलितों को आरक्षण भी दिया और पृथक क्षेत्र दिया गया था। महात्मा गांधी ने पूना जेल में पूना की जो जेल है यरवदा जेल में अनशन किया।
अनशन कर दिया और तेज बहादुर सैफलू तथा मदन मोहन मालवीय के सहयोग से, तो तेज बहादुर सैफलू थे, तीनों में शामिल हुए थे वहाँ सम्मेलन में, और मदन मोहन मालवीय जो थे, इनके सहयोग से गांधी और मेडर की समझौता, इसे पूना पैक्ट कहते हैं। इसके तहत दलितों की आरक्षित सीटों को 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई, टैक्स बढ़ाकर 148 कर दी गई, और अर्थात दलितों को आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन, तो इसमें संयुक्त निर्वाचन दिए, जबकि उन्होंने पृथक निर्वाचन दिया था, तो इसमें संयुक्त निर्वाचन हुआ। हरिजन सेवा संघ, महात्मा गांधी ने दलितों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हरिजन नामक 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ बनाया और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी लाइग्रेट की स्थापना की, और आगे चलकर हरिजन सेवा संघ कहलाया। मुस्लिम लीग, इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना ढाका में 1906 में ढाका में हुई। 1906 में आग खां एवं सलीमुल्लाह खां ने की, तो आग खां ने और सलीमुल्लाह खां ने। इस समय वायसराय मिंटो द्वितीय थे, तो 1906 में हुई थी इसकी स्थापना और ढाका में। 1919 में मुस्लिम लीग की मांग पर मुसलमानों की पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिला, जिस कारण कांग्रेस तथा लीग में विवाद होने लगा, तो कांग्रेस में और लीग में विवाद होने लगा क्योंकि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे दिया गया था 1919 में। एनी बेसेंट तथा तिलक जी के सहयोग से 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, तो एनी बेसेंट थे इसमें और तिलक जी थे, एनी बेसेंट और तिलक जी के सहयोग से 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल, गरम दल, मुस्लिम लीग एक हो गए। तो कब हो गए, 1916 में एक हो गए थे। महात्मा गांधी आंदोलन, पहला आंदोलन कर रहे थे समझो 1916 में, 1915 महात्मा गांधी आ गए थे। तो एनी बेसेंट के सहयोग से, तिलक जी के सहयोग से लखनऊ अधिवेशन में गरम दल, नरम दल, मुस्लिम लीग एक हो गए थे। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया, तो यहाँ गलती कर दी कांग्रेस ने क्या किया, मतलब पृथक निर्वाचन को मुसलमानों के स्वीकार कर लिया। 1930 के दौरान मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम द्विराष्ट्र की बात की, तो 1930 में मोहम्मद इकबाल ने क्या है, द्विराष्ट्र की बात की कि 2 राष्ट्र होंगे, 1929, 29 और 30 में कही थी। और चौधरी रहमान अली ने पाकिस्तान शब्द दिया, चौधरी अहमद अली ने पाकिस्तान का शब्द दिया। 29-30 में ये बात हो रही है। और 1937 के चुनाव के फलस्वरूप कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी और वायसराय की परिषद में कांग्रेस का दबदबा था। वायसराय की जो परिषद थी उसमें कांग्रेस का दबदबा था और मुस्लिम लीग शक्तियाँ उसकी मुस्लिम लीग की कमजोर होते दिख रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने बिना भारतीयों और कांग्रेस की अनुमति के ये घोषित किया कि 3 लाख भारतीय सैनिक इंग्लैंड की तरफ से लड़ेंगे, जिसके कारण अंग्रेजों ने 22 दिसंबर 1939 यानी 22 दिसंबर में 1939 को वायसराय की परिषद में काम कर रहे थे कांग्रेस, तो परिषद से त्याग पत्र दे दिया, जिसे खुद खुश होकर मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। तो 22 दिसंबर 1939 को उन्होंने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। कांग्रेस ने वायसराय की परिषद से त्याग पत्र दे दिया। 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिन्ना कर रहे थे। तो 1940 में क्या हुआ, लाहौर अधिवेशन हुआ 1940 में, और मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ
और जिसकी अध्यक्षता जिन्ना ने की थी, लाहौर अधिवेशन की। इन्होंने स्पष्ट रूप से पृथक पाकिस्तान 1940 में पृथक पाकिस्तान की मांग कर दी। 1940 में कर दी थी पृथक पाकिस्तान की मांग। 1945 में लॉर्ड बेवल ने भारत के विभिन्न पार्टियों को आपसी समन्वय सहयोग बनाए रखने के लिए शिमला सम्मेलन बुलाया था। तो 1945 में किसने? लॉर्ड बेवल ने शिमला सम्मेलन भी बुलाया था। किस सम्मेलन? मुस्लिम पूरी तरह से पृथक पाकिस्तान की मांग पर तुला हुआ था। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग की बात नहीं मानी गई और मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग के कारण यह सम्मेलन विफल हो गया। तो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, इसलिए इसका ये विफल हो गया। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। शिमला सम्मेलन की विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को पृथक कार्रवाई दिवस घोषित किए। तो शिमला सम्मेलन विफल हो गया, तो मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया, जिसके तहत पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगे हुए। 1946 में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हुआ और उस पर सांप्रदायिक दंगे हुए। सबसे बड़ा दंगा बंगाल के नोआखली में हुआ। मुस्लिम लीग का नारा था बांटो और आजाद करो। इन दंगों से तंग आकर कांग्रेस ने CR फॉर्मूला के आधार पर विभाजन का समर्थन किया। तो CR फॉर्मूला के आधार पर समर्थन किया। माउंट बेटन को यह विशेष सलाह पर भारत भेजा। तो माउंट बेटन भारत आए, तो इस विशेष सलाह पर भेजा गया था कि यथा संभव हो वे भारत को संयुक्त रखेंगे, कि जैसा भी हो भारत को वे क्या करेंगे? संयुक्त रखेंगे। और सांप्रदायिक दंगों से तंग आकर माउंट बेटन ने CR फॉर्मूला को ही समर्थन किया और बाल्कन प्लान के तहत 14 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत का विभाजन कर दिया गया। तो बाल्कन प्लान जो था, बाल्कन प्लान के तहत 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन कर दिया गया। वैंकूवर लेक्ट के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ नामक विभाजित रेखा खींची गई। तो रेडक्लिफ नामक विभाजित रेखा खींची गई वैंकूवर रेडक्लिफ के नेतृत्व में। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का निर्माता कहा जाता है। फिर लियाकत अली पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने जो संयुक्त भारत के वित्त मंत्री थे। लियाकत अली पहले प्रधानमंत्री बने जो संयुक्त भारत के वित्त मंत्री थे। लियाकत अली। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ। तो 1897 को हुआ। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनके गुरु कौन थे? CR दास थे। इन्होंने 1920 में, इनके गुरु CR दास थे सुभाष चंद्र बोस के। 1920 में इंडियन सिविल सर्विस, 1920 में उन्होंने परीक्षा पास की थी, यानी 1920 में सिविल सर्विस ICSC की परीक्षा पास की, किंतु 1921 ईस्वी में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और राजनीति में प्रवेश कर गए। 1938 में गुजरात के हीरापुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। कब बने? 1938 में बने। 1938 में हीरापुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। 1938 में बने हीरापुर के अध्यक्ष। और 1939 में MP की त्रिपुरी में महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। तो 1939 में पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाना चाहते, किंतु इन अधिवेशन में मतदान का अध्यक्ष चुना गया, तो मत करके अध्यक्ष चुना गया था। इसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुना गया। इस कारण गांधी एवं बोस में मतभेद हो गए थे। कांग्रेस के इतिहासकार पट्टाभी सीतारमैया थे। कांग्रेस के इतिहासकार कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। सुभाष चंद्र बोस इस मतभेद होने के कारण कांग्रेस में त्यागपत्र दे दिया और एक अलग पार्टी फॉरवर्ड बैंक की स्थापना 1939 में की। तो अलग पार्टी इन्होंने बनाई, फॉरवर्ड बैंक की स्थापना 1939 में
की। कांग्रेस ने खाली पदों को राजेंद्र प्रसाद ने भरा। तो खाली पदों को किसने भरा? राजेंद्र प्रसाद ने भरा। 1940 ईस्वी को भड़काऊ भाषण के कारण, तो 1940 में भड़काऊ भाषण के कारण बोस को जेल हो गई। 1940 में। 41 में जेल से रिहा हो गए और जर्मनी के हिटलर से मिले। 41 में मिले हिटलर से, जर्मनी में हिटलर से मिले। हिटलर ने उन्हें नेताजी की उपाधि दी। तो नेताजी की उपाधि हिटलर ने दी। हिटलर जिन भारतीय सैनिकों को बंदी बनाया था, हिटलर ने जिन सैनिकों को क्या है, बंदी बनाया था, सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया। इन सैनिकों को हथियार और टर्निंग जापान ने दिए। तो हथियार दिए और टर्निंग जापान ने दिए। साथ ही अंडमान निकोबार सुभाष चंद्र बोस को उपहार में दिए गए। तो अंडमान निकोबार जापान से सुभाष चंद्र बोस को उपहार में मिले थे। अपने सेना में जोश भरते हुए जूली हॉल में यह कहा कि उन्होंने अपने सैनिकों में जोश भरते हुए जूली हॉल में कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार का नाम शहीद स्वराज दिवस कर दिया गया। तो सुभाष चंद्र बोस के अंडमान निकोबार का नाम शहीद स्वराज दिया गया है। सिंगापुर में इस सैनिक को आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा बना दिया। सिंगापुर में इन सैनिकों को आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा बना दिया गया और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया। आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज, इसका गठन का सर्वप्रथम विचार इंडियन कैप्टन मोहन सिंह ने दिया। विचार किसने दिया? तो मोहन सिंह ने दिया था। कैप्टन मोहन सिंह, इंडियन कैप्टन मोहन सिंह ने दिया। कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। तो ये विचार था कैप्टन मोहन सिंह का। कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक राय बिहारी बोस थे। तो फौज के संस्थापक कौन थे? राय बिहारी बोस थे। 14 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के कप्तान बने। तो राय बिहारी बोस आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे और कैप्टन कौन बने? तो सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के 1943 में कप्तान बने। इन्हें इस फौज का वास्तविक संस्थापक माना गया है। तो वास्तविक संस्थापक सुभाष चंद्र बोस को माना गया। 31 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। तो 31 अक्टूबर 1943 को उन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को लेकर मणिपुर पर आक्रमण किया। मणिपुर वाले क्षेत्र में आए और मणिपुर पर आक्रमण किया और अपने नियंत्रण में कर लिया मणिपुर को। मणिपुर के इम्फाल को सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद तथा दिल्ली चलो का नारा दिया। तो मणिपुर में, इम्फाल में दिया था दिल्ली चलो का नारा। 6 अगस्त और 19 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला कर दिया। 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका में परमाणु हमला कर दिया, जिस कारण सुभाष चंद्र बोस ने जापान छोड़ दिया। सुभाष चंद्र बोस ने क्या है, जापान को छोड़ दिया। 45 की बात है ये। अब और 18 अगस्त 1945 को ताइवान कुस्मा को समीप विमान दुर्घटना में, ताइवान है, ताइवान कुस्मा के समीप विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। जापान सरकार ने इसकी मृत्यु की घोषणा 22 अगस्त 1945 ईस्वी को, जापान सरकार ने मृत्यु की घोषणा 22 अगस्त 1945 ईस्वी को की। इसकी मृत्यु के बाद आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया। तो लाल किले में मुकदमा चलाया गया और इन सैनिकों की वकालत जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर के.एन. कारजूटू जैसे वकीलों ने की। तो इनकी वकालत है जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे और तेज बहादुर के.एन. कारजू जैसे वकीलों ने की। अगस्त प्रस्ताव 1940,
अगस्त प्रस्ताव 1940 द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों ने कांग्रेस के साथ देने से इनकार कर दिया। तो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ देने से इनकार कर दिया था। और अंग्रेजों ने भारतीयों को साथ लेने के लिए वायसराय लिनलिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाए गए। तो लिनलिथगो लाए थे अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को। निम्न बातें थी अगस्त प्रस्ताव में। लिनलिथगो आए और 8 अगस्त 1940 को हुई। 8 अगस्त 1940 इन्होंने कहा कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध में भारत कांग्रेस के साथ दे तो उन्हें डोमिनियन स्टेट की बात करेंगे। तो डोमिनियन स्टेट की बात कर रहे थे वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ये दे देंगे। वायसराय की परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। तो वायसराय की जो परिषद है उसमें भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। डोमिनियन स्टेट देंगे, तो डोमिनियन स्टेट देने की बात की। और परिषद में क्या है, भारतीयों की संख्या बढ़ाने की बात कर रहे थे। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का भी विचार किया जाएगा। अगस्त प्रस्ताव असफल रहा, जिसके जवाब में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। तो अगस्त प्रस्ताव के जवाब में महात्मा गांधी ने क्या व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने पवनार यानी महाराष्ट्र नामक स्थान में व्यक्तिगत शुरू कहा। पवनार महाराष्ट्र में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। यह सत्याग्रह केवल प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरे सत्याग्रही बहादत्त थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और बहादत्त थे। इस आंदोलन में दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह को कहा गया दिल्ली चलो आंदोलन कहा गया, जबकि नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 को मार्च 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की सहयोग प्राप्त करने के लिए क्रिप्स प्रस्ताव, तो सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से आया था क्रिप्स प्रस्ताव। इसने भारतीयों पहले अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में, फिर 42 में आया क्रिप्स प्रस्ताव। तो इसने भारतीयों के आगे यह प्रस्ताव दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय उनका साथ देंगे तो युद्ध के बाद भारतीय संघ बनाया जाएगा, यानी भारतीय संघ बनाया जाएगा जिसकी स्वायत्तता दी जाएगी। भारतीय संघ को स्वायत्तता दी जाएगी। वायसराय की परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। एक बार काउंसिल का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय होंगे और कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। घुमा फिरा के वही बात थी, क्योंकि गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा, क्योंकि पहले की बातें थी जो अब ला रहे थे। जवाहरलाल नेहरू ने उसे दिवालिया होने वाला बैंक शब्द जोड़ा। तो जवाहरलाल नेहरू से दिवालिया होने वाला बैंक जोड़ा। किस प्रस्ताव अंततः असफल हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को। तो किस प्रस्ताव जो है उसके असफल होने के बाद महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा। उन्होंने इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार की और जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू को दी। भारत छोड़ो आंदोलन की जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं दुई तलवार खेलने जा रहा हूँ। क्या आज मैं दुई तलवार खेलने जा रहा हूँ, इस प्रकार उन्होंने कहा। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से प्रारंभ हुआ। तो कब हुआ, कहाँ से? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। किंतु अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो हॉर्स के तहत सभी अंग्रेजों को रात में ही गिरफ्तार कर लिया और यह आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। गुप्त रूप से मदन मोहन मालवीय ने इसका नेतृत्व किया और इन्हें मेहमाना कहा जाता है।
उषा मेहता ने रेडियो पर, तो उषा मेहता जो थी, उषा मेहता ने रेडियो पर प्रसारण किया। राजेंद्र प्रसाद ने पटना के बंकीपुर जेल, राजेंद्र प्रसाद ने पटना के बंकीपुर जेल में गिरफ्तार किया गया था। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में गिरफ्तार, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में गिरफ्तार किया गया, किंतु जेल पर दीवार फांदकर भाग गए। तो जय नारायण थे जो दीवार फांदकर भाग गए थे। महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को आग खां पैलेस में गिरफ्तार, महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को आग खां पैलेस में गिरफ्तार किया गया था। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल कर दी और अंग्रेजों ने महात्मा गांधी के अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली। इस कारण गांधी ने भूख हड़ताल त्याग दी। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने करो मरो का नारा दिया और भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति कहा गया। इस आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर तिरंगा झंडा लहराने के लिए, तो 1942 ही में पटना सचिवालय में तिरंगा झंडा लहराने के लिए विद्यार्थियों के एक समूह आगे बढ़ा, जिस पर पटना के जिलाधिकारी आयर्स ने गोली चलवा दी और 7 विद्यार्थी शहीद हो गए। 1942 में इस तरह की घटना हुई। इस घटना को सचिवालय हत्याकांड कहते हैं। इसी आंदोलन के दौरान बलिया में जित्तू पांडे ने अपनी स्वतंत्र सरकार की स्थापना की। तो इस आंदोलन में बलिया में जित्तू पांडे ने स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दी। नाना पाटिल ने महाराष्ट्र में सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना की। तो नाना पाटिया ने महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना की। यह सरकार लंबे समय तक चली थी। आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस समय वायसराय लिनलिथिगो ने भारत के दमन के लिए हवाई जहाज से गोली चलवाने का निर्णय लिया और यह आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया। बेवली योजना 1945 में आई। तो बेवली योजना 1945 में आई। लिनलिथिगो के बाद भारत के वायसराय बेवल बने। तो लिनलिथिगो वायसराय के बाद बेवल वायसराय बने। उन्होंने भारत में सभी राजनीतिक दलों में आपसी समन्वय बनाए रखने तथा भारत की स्थिति समन्वय बनाने के लिए 14 जून 1945 को एक योजना बनाई। यह योजना बेवल योजना 1945 में आएगी। बेवल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए भारत के ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया। तो ग्रीष्मकालीन जो राजधानी थी, ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया गया बेवल योजना पर विचार करने के लिए, जिसे शिमला सम्मेलन भी कहते हैं। तो बेवल योजना विचार करने शिमला सम्मेलन कहते हैं। शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ और 15 जून 1945। तो बेवल योजना शिमला सम्मेलन है। इस सम्मेलन में 22 राजनीतिक दलों के 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिए। तो राजनीतिक दल के 22 प्रतिनिधि भाग लेंगे। मुस्लिम लीग की ओर से जिन्ना, कांग्रेस की ओर से अब्दुल कलाम आज़ाद ने भाग लिया। तो यहाँ से जिन्ना और यहाँ अब्दुल कलाम आज़ाद ने भाग लिया। इसमें बेवल योजना के प्रावधान को बताया गया कि इसकी मुख्य बातें। तो बेवल योजना में क्या बातें थी? इसमें 14 सदस्यीय परिषद में वायसराय तथा सेनापति का पद ब्रिटेन के पास रहेगा। तो वायसराय का पद और सेनापति का पद ब्रिटेन के पास रहेगा और शेष 12 पदों पर भारतीय रहेंगे। तो वायसराय की जो परिषद थी उसमें 14 सदस्य थे, 14 सदस्यों वाली थी। उसमें वायसराय और सेनापति बस ब्रिटेन के होंगे और बाकी सभी 12 परिषद पदों पर भारतीय हो जाएंगे। वह परिषद में 12 सदस्यों में से 6 मुस्लिम लीग के और 6 सदस्य हिंदू रहेंगे। हिंदू मुस्लिमों की संख्या समान रहेगी। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद भारतीय खुद का संविधान बनाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत खुद का संविधान बनाएंगे। विवाद के कारण
मुस्लिम लीग का कहना था कि 6 मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग से किए जाएंगे, इस पर कांग्रेस सहमत नहीं थी, जिसके कारण 14 जुलाई 1945 को लॉर्ड बेवल ने ये घोषणा रद्द कर दी और सम्मेलन विफल हो गया। सम्मेलन के विफल होने के बाद मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 में प्रत्यक्ष कार्रवाई की और नौसेना विद्रोह 1946 में। तो INS तलवार के सैनिकों ने 19 फरवरी 1946 को भेदभाव के कारण विद्रोह किया। देखते ही देखते विद्रोह की संख्या 5000 हो गई और सैनिकों ने आज़ाद हिंद फौज का बिल्ला लोगो लगाए रखा था। आज़ाद हिंद फौज का झंडा लहराया और जिस पर दहाड़ता हुआ शेर बना था, झंडे पर दहाड़ता हुआ शेर बना था। अंग्रेजों ने यह निर्णय लिया कि पूरी जहाज डुबा दिए, तो अंग्रेजों ने निर्णय लिया कि पूरी जहाज को डुबो दिया जाए। सरदार पटेल ने मध्यस्थता की और 25 फरवरी 1946 को विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया और नौसेना विद्रोह कहते हैं। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आया। इंग्लैंड में जो लेबर पार्टी बनी उसने प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे और यह घोषणा की कि 1998 में क्लीमेंट एटली ने घोषणा की 1948 तक ब्रिटेन हिंदुस्तान छोड़ देगा। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए इटली ने अपने कैबिनेट मंत्रियों को 24 मार्च 1946 को भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन कहते हैं। तो 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसमें 3 मंत्री थे, क्रिप्स थे और अलेक्जेंडर और लॉरेंस 3 मंत्री थे। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष लॉरेंस थे। मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के तो लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन में 2 प्रमुख प्रावधान थे। संविधान सभा जिसमें 389 सदस्य थे। संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे। और अंतरिम सरकार तो इसमें अध्यक्ष ये थे और 2 प्रावधान थे। संविधान सभा का निर्माण हुआ, अंतिम सरकार बनेगी, जिसके अंतिम सदस्य के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो अंतरिम सरकार के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। कैबिनेट मिशन ने पृथक पाकिस्तान के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिस कारण भारत में सांप्रदायिक दंगे बढ़ने लगे। तो उसने पृथक पाकिस्तान को मना कर दिया था कैबिनेट मिशन में, तो दंगे बढ़ रहे थे। जिस समय भारत में दंगे बढ़ रहे थे उस समय बेबल ने इटली को सुझाव दिया कि हमारे लिए बेहतर होगा कि हम भारत की समस्या को भारतीयों के भाग पर छोड़ें। तो भारत की जो समस्या है उसको भारतीयों को भाग पर छोड़ दिया जाए, इंग्लैंड वापस लौट जाए, जिससे बैक डाउन पॉलिसी कहा गया। माउंटबेटन की योजना। तो माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। माउंटबेटन क्या थे? वायसराय बने और भारत आए। विशेष हिदायत दी गई थी कि संभवतः भारत को संयुक्त रखा जाए। माउंटबेटन ने भारत को संयुक्त रखने का प्रयास किया, किंतु सांप्रदायिक तनाव ज़्यादा था, इसलिए बाल्कन प्लान के तहत भारत का विभाजन कर दिया गया। बाल्कन प्लान के तहत भारत का विभाजन करना पड़ा और 4 जुलाई 1947 को भारत में स्वतंत्रता का विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। तो 4 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता का जो विधेयक ब्रिटिश संसद में पास हुआ और 18 जुलाई को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हो गया। 18 जुलाई को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हो गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान का निर्माण हुआ और 15 अगस्त को 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। अंतरिम
अंतरिम सरकार का निर्माण क्लीमेंट एटली ने 2 सितंबर 1946 में किया था। तो अंतरिम सरकार का गठन किसने? क्लीमेंट एटली, जो प्रधानमंत्री थे वहाँ के, 1946 में किया। उस समय वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष लॉर्ड वेवेल थे और उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। तो उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अंतिम सरकार के मंत्री कौन थे? तो अंतिम सरकार में मंत्री में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। सरदार पटेल गृह सूचना प्रसारण, राजेंद्र प्रसाद कृषि और खाद्य आपूर्ति। तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, सरदार पटेल गृह सूचना प्रसारण, राजेंद्र प्रसाद कृषि खाद्यान्न, बलदेव सिंह रक्षा, जॉन मथाई उद्योग मंत्री, लियाकत अली जो थे वित्त मंत्री, अरुणा अस्फा अली रेल मंत्री, होमी जहांगीर भाभा ऊर्जा मंत्री, होमी जहांगीर भाभा ऊर्जा मंत्री बने। योगेंद्र नाथ कानून मंत्री, राजगोपालाचार्य जी शिक्षा मंत्री बने। जगजीवन राम श्रम मंत्री। 1951-52 के चुनाव के फलस्वरूप बनने वाली पहली सरकार में विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। जब आज़ाद हो गया तब विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद थे। तो शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद थे। प्रेस अधिनियम, भारतीय प्रेस का इतिहास। भारत में प्रेस का प्रारंभ 1956 में पुर्तगालियों ने गोवा में किया था। 1556 में पुर्तगालियों ने गोवा में किया था। 1780 में जेम्स हिक्की ने भारत का पहला अखबार बंगाल गजट प्रकाशित किया। तो भारत का पहला अखबार बंगाल गजट था। और 1780 में जेम्स हिक्की ने भारत में प्रारंभ किया था। चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। चार्ल्स मेटकाफ हैं, उनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। 1878 में लॉर्ड लिट्टन ने भारतीय प्रेस का गला घोटने वाला अधिनियम, तो 1878 में लॉर्ड लिट्टन ने भारतीय प्रेस का गला घोटने वाले अधिनियम वार्तानुकूल एक्ट लाया। यह भारतीय भाषाओं में छापा जाने वाला आखिरी अखबारों में लागू था। इसके तहत अखबार छापने से पहले कांग्रेस ने अनुमति लेनी होती थी। इसके तहत अखबार छापने से पहले कांग्रेस को क्या करना? अंग्रेजों से अनुमति लेनी होती थी। इस अधिनियम के द्वारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पत्रिका सोम प्रकाश को प्रतिबंधित कर दिया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पत्रिका थी सोम प्रकाश, इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। वर्नाकुल एक्ट से बचने के लिए शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने आत्मबाजार पत्रिका बंगाली भाषा में अंग्रेजी भाषा में कर दी। आत्मबाजार पत्रिका बंगाली भाषा से अंग्रेजी भाषा में कर दी। पायनियर अखबार में वर्नाकुल एक्ट का समर्थन किया क्योंकि पायनियर अंग्रेज भाषा का अखबार था। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुल एक्ट को समाप्त कर दिया। भारत में बने कारखाना अधिनियम। भारत में कारखाना अधिनियम तो अंग्रेजों ने कारखाना अधिनियम के तहत कर्मचारियों के काम करने की अवधि, उनकी सुविधाएं इत्यादि को निर्धारित किया। तो कारखाना अधिनियम के तहत कर्मचारियों के काम करने की अवधि कितनी होगी और सुविधाएं क्या दी जाएंगी, इसका अधिनियम तैयार किया गया। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881।
प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में आया। यह लॉर्ड रिपन के समय आया था। कारखाना लॉर्ड रिपन के समय आया। इसके द्वारा कार्य करने की अवधि 9 घंटे निर्धारित की गई थी और महीने में 4 छुट्टी की अवधि निर्धारित की गई थी। महीने में 4 छुट्टी लॉर्ड रिपन के समय 1881 में और 9 घंटे काम। द्वितीय कारखाना अधिनियम 1991 में आया। अधिनियम 1891 81 में आया था, 91 में आया। लॉर्ड डाउन के समय, तो ये रिपन के समय लॉर्ड डाउन के समय आया था। इस के द्वारा कार्य करने की अवधि 11 घंटे काम की अवधि कर दी गई और रात के समय महिलाओं के कार्य करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। महिलाओं को रात में काम नहीं करेंगे। तीसरा कारखाना अधिनियम 1911 आया। हार्डिंग द्वितीय के समय इसने कार्य करने की अवधि 12 घंटे कर दी, तो काम करने के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं। चौथा कारखाना 1922 में आया लॉर्ड रेडिंग के नेतृत्व में। पांचवा कारखाना 1934 में बिल्डिंगटन के। छठवां कारखाना 1946 बेवेल। भारत का अंतिम कारखाना अधिनियम था। गवर्नर और वायसराय, कौन कौन गवर्नर आए? गवर्नर जनरल और वायसराय। तो बंगाल का गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था, पहला था बंगाल का गवर्नर लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग। अंतिम गवर्नर बंगाल का वॉरेन हेस्टिंग और पहला रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, तो गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल होने लगा, तो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को बना दिया गया था गवर्नर जनरल। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, तो अंतिम गवर्नर जनरल जब था विलियम बेंटिक थे। विलियम बेंटिक अंतिम गवर्नर जनरल थे। बेंटिक को फिर भारत का बना दिया गया कि भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो विलियम बेंटिक जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक, तो सबसे पहले क्लाइव आए और क्लाइव के बाद वॉरेन हेस्टिंग आए बंगाल के। वॉरेन हेस्टिंग को ही गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर गवर्नर जनरल इनके बाद विलियम बेंटिक थे। हेस्टिंग के बाद बेंटिक थे। तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल बन गए थे बेंटिक। अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग थे, क्योंकि कैनिंग के बाद वायसराय बन गया था। तो ये भारत का पहला वायसराय कैनिंग ही था। तो अंतिम कैनिंग था भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय बन गया। फिर अंतिम भारत का वायसराय कौन था? माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का पहला और एवं अंतिम गवर्नर जनरल माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला और आखिरी माउंटबेटन ही रहेंगे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी जी। ये मात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे, एकमात्र भारतीय, तो राजगोपालाचारी जी। रॉबर्ट क्लाइव, तो जितने आए हैं, तो रॉबर्ट क्लाइव क्या थे? रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760, 1757-1760 बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ किया लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने। तो बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव ने। वॉरेन हेस्टिंग 1772 से 1785 में। इसके समय पिट्स इंडिया एक्ट, तो इसके समय हेस्टिंग के समय पिट्स इंडिया एक्ट आया। राजस्व वसूलने के तहत कलेक्टर का पद आया। मदरसा अधिनियम तथा प्रथम, इसके समय क्या हुआ? तो पिट्स इंडिया एक्ट लाया था, कलेक्टर का पद आया था और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ। प्रथम मराठा युद्ध हुआ था इसके समय, हेस्टिंग के समय, और द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ। यह बंगाली और अरबी भाषा का अच्छा जानकार था। इसी शासन में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी आया था, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। यह भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद करवाया था इसने। यह लंदन लौट कर गया तो इसके पास महाभियोग लगा दिया गया, परंतु पारित नहीं हो पाया, जिसके बाद इसने आत्महत्या कर ली।
लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 तक। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक रहा। नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था। और जमींदारों की शक्ति को कम किया। दरोगा का पद लाया था। और चल अदालत की स्थापना, जिसका मकबरा यूपी के गाजीपुर में है। लॉर्ड बेलेस्ली कॉर्नवालिस के बाद बेलेस्ली आया। तो बेलेस्ली 1798 से 1805 में आए। 1798 से 1805 में इसने सहायक संधि लाई थी, और जिसके समय हैदराबाद सबसे पहले हैदराबाद ने माना था। बंगाल का शेर कहते हैं। इसने बंगाल में फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया। बेलेस्ली के बाद लॉर्ड हेस्टिंग आए। कॉर्नवालिस आया, फिर बेलेस्ली आए। बेलेस्ली और लॉर्ड हेस्टिंग 1818 से 1823 तक रहेंगे। लॉर्ड हेस्टिंग इसके समय हेस्टिंग के समय नेपाल युद्ध हुआ था और संगोली की संधि की। अंग्रेजों की अधीनता इसने नेपाल ने स्वीकार करवाया था। इसने पिंडारियों का अंत, तो हेस्टिंग ने क्या किया, नेपाल युद्ध किया और पिंडारियों का अंत किया। मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था हेस्टिंग लाया मद्रास में। और शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान लॉर्ड हेस्टिंग के समय आया। लॉर्ड विलियम बेंटिक आए। हेस्टिंग के बाद बेंटिक आए 1828 से 1835 में। इसने सती प्रथा और ठगी प्रथा, शिशु हत्या पर प्रतिबंध, तो सती प्रथा, ठगी प्रथा और शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड डलहौजी आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इसने रेल, डाक, तार, PWD प्रारंभ की। इसने शिक्षा के क्षेत्र में 1854 में वुड डिस्पैच का नियम लाया, जिसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। 1848 में राज्य हड़प नीति डॉक्टिंग ऑफ लैप्स लगाया, जिसके तहत सबसे पहले सतारा को हड़प लिया और पंजाब पर अधिकार करके कोहनूर हीरा इंग्लैंड भेजा। तो सतारा पर अधिकार किया सबसे पहले इसने, कोहनूर हीरा इसने वहां भेज दिया था। हड़प नीति, त्यागपत्र नीति थी इसकी लॉर्ड डलहौजी की। लॉर्ड कैनिंग आएंगे इनके बाद 1856 से 1862 तक रहेंगे। इसके समय 1857 का विद्रोह हुआ और इलाहाबाद की संधि लॉर्ड कैनिंग ने करवाई यानी, और इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी तो थी, कंपनी अब समाप्त हो गई और वायसराय का शासन आ गया रानी का। ईस्ट इंडिया कंपनी लॉर्ड कैनिंग के समय समाप्त हुई और इलाहाबाद की संधि भी हुई। लॉर्ड एलिंगन तो इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण यहाँ तक के थे, लॉर्ड कैनिंग तक। लॉर्ड एलिंगन इसके समय वाहवी आंदोलन का अंत हो गया। वाहवी आंदोलन जो था उसका अंत हो गया। 1862 से 63 में रहे। 69 से 72 में लॉर्ड मेयो सुना है, पहली बार जनगणना प्रारंभ की लॉर्ड मेयो ने। इन्हें अधूरी जनगणना की। अंडमान निकोबार में इनकी हत्या अफगानी सैनिकों ने की। अंडमान निकोबार इनकी हत्या हुई। लॉर्ड मेयो के बाद लॉर्ड लिट्टन आए। लॉर्ड लिट्टन 1876 से 1880 रहे। इससे आर्म्स एक्ट द्वारा भारतीयों को हथियार रखने पर रोक लगा दी और जिसे सिविल सेवा की आयु 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दी। तो सिविल सेवा की जो आयु थी 21 से 19 कर दी। भारतीय प्रेस का गला दबाने के लिए वर्नाकुलर एक्ट लाया, जिसके तहत भारतीय भाषाओं में अखबार छापने, तो भारत की जो भाषाएं थी उसमें अखबार छापने पर पहले अंग्रेजों को दिखाना होता था, अन्यथा अंग्रेज इस पर अखबार की संपत्ति जब्त कर देते थे। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 में
लिट्टन की गलतियों को सुधारने का प्रयास किया। लॉर्ड रिपन आए तो इन्होंने लिट्टन की गलती को सुधारने का प्रयास किया। वर्नाकुलर एक्ट समाप्त कर दिया और सिविल सेवा की आयु पुनः 21 वर्ष कर दी। इसी समय 1881 में पहली बार पूर्ण जनगणना हुई और शिक्षा के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया। इसके समय हार्वर्ड बिल शिक्षा के लिए इसने हंटर आयोग का गठन किया। समय हार्वर्ड बिल पारित हुआ जिसमें भारतीय जज अंग्रेजों को सजा सुना सकते थे। तो भारत के जो जज बनेंगे और वो अंग्रेजों को सजा सुना सकेंगे। इस कारण अंग्रेजों ने इसका विरोध कर दिया जिसके कारण इसे श्वेत विद्रोह कहा गया और अंग्रेजों ने विरोध कर दिया इसका लॉर्ड रिपन का। इस बिल को वापस ले लिया इसने और फ्लोरेंस नाइटिंग ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। फ्लोरेंट नाइटिंगेल इटली की नर्स थी। फ्लोरेंट नाइटिंगेल ने भारत को उद्धारक की संज्ञा दे दी। तो वो कहाँ की थी? इटली की नर्स थी। उन्हें लेडी विथ द लैप कहा। ये क्रीमिया युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा करती थी। क्रीमिया युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा करती थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। लॉर्ड डफरेन आए। लॉर्ड डफरेन 1884 से 1888 में। लॉर्ड डफरेन आए 1884 से 1888 में। इसके समय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसने कांग्रेस को मुट्ठी भर लोगों का समर्थन कहा। तो कांग्रेस की स्थापना हुई। इन्होंने कांग्रेस को मुट्ठी भर लोगों का संगठन कहा। मुट्ठी भर लोगों का संगठन। लॉर्ड डफरेन ने कांग्रेस को मुट्ठी भर लोगों का संगठन कहा। तो कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरेन के समय हुई थी। लॉर्ड डफरेन के बाद लॉर्ड कर्जन आए। इसके समय बंगाल का विभाजन हुआ और इसी समय पुरातत्व विभाग लॉर्ड कर्जन के समय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। इसके समय बहुत सारे आयोगों का गठन हुआ जैसे पुलिस सुधार आयोग, विद्यालय आयोग, अकाल आयोग, जिसके कारण से आयोगों का काल कहते हैं। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 में आए। लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910 में आए। लॉर्ड मिंटो क्या है? तो इसके समय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मिंटो के समय स्थापना हुई मुस्लिम लीग की। 1909 में भारत के राज्य सचिव मार्ले थे। तो इनके समय सचिव कौन थे? मार्ले थे। इन्होंने मिंटो सुधार लाया। मार्ले ने मिंटो सुधार लाया। 1919 में अधिनियम कहते हैं। इसके द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया। कांग्रेस ने भी इस प्रस्ताव को 1916 में लखनऊ अधिवेशन में स्वीकार किया और 1912 मिंटो को भारत का सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916। इसने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। लॉर्ड हार्डिंग थे। इन्होंने हार्डिंग के समय बंगाल विभाजन को रद्द किया और 1 जनवरी 1912 को भारत की राजधानी दिल्ली, तो हार्डिंग के समय राजधानी दिल्ली कर दी गई और इस समय प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया था। लॉर्ड रेडिंग चौरी चौरा कांड हुआ इनके समय। रेडिंग के समय और असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। भारत में पहली बार 1922 में इलाहाबाद में हुई पहली परीक्षा यूपीएससी की इनके समय, रेडिंग के समय रीड करने। लॉर्ड इरविन आए थे 1926 से 31 में। तो साइमन कमीशन, दंडी मार्च, इनके समय साइमन कमीशन आएगा और दंडी मार्च आंदोलन होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन इसी के समय होगा। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी इन्हीं के समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई लॉर्ड इरविन के समय।
लॉर्ड वेलिंगटन, इसके समय द्वितीय और तृतीय गोल में समय लॉर्ड वेलिंगटन के समय होगा 1936 में। इसमें सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी गई और समय भारत अधिनियम 1935 पारित हुआ। तो लॉर्ड वेलिंगटन के समय। लॉर्ड लिथनिथगो 36 से 43, इसके समय पहली बार प्रांतीय चुनाव 1937 में द्वितीय विश्व युद्ध कब से प्रस्ताव आएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। लॉर्ड लिथनिथगो कब से प्रस्ताव? भारत छोड़ो आंदोलन और प्रांत में चुनाव। लॉर्ड बेबल 1943 से 1947 शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार और विधानसभा। तो शिमला सम्मेलन होगा बेबल के समय, कैबिनेट मिशन आएगा और अंतिम सरकार विधानसभा का गठन होगा, संविधान सभा। माउंटबेटन 47-48 में 34वें अंग्रेज वायसराय थे, इन्होंने भारत में स्वतंत्र कर दिया गया। सी राजगोपालाचारी 1998 और 1950 में ये स्वतंत्र भारत के प्रथम अंतिम भारतीय गवर्नर थे। 26 जनवरी 1950 में जब भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया तब यह पद स्वतः ही समाप्त हो गया और राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च हो गया। और 26 जनवरी 1950 को भारत में प्रजातंत्र के स्थान पर गणतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हो गया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में बना। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने? दादा भाई नौरोजी ने किया था। कांग्रेस ने इसकी स्थापना अंग्रेजों ने सुरक्षा बल के रूप में की थी कांग्रेस की स्थापना। इसका पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था। 1885 में मुंबई में हुआ। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन कब हुआ? तो कांग्रेस का अधिवेशन है प्रथम अधिवेशन 1885 में। अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। अधिनियम की अध्यक्षता WC बैनर्जी ने की थी और 72 सदस्य, सबसे पहले अधिवेशन में कितने सदस्य थे? 72 सदस्य थे, मुंबई में हुई थी। और द्वितीय सम्मेलन 1886 में हुआ। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन है और कलकत्ता में हुआ था। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दूसरी अध्यक्षता ने दादा भाई नौरोजी ने की और तीसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे जी। 3 बार मतलब बन चुके थे दादा भाई नौरोजी। तो 1886 में कलकत्ता में हो। पहला अधिवेशन मुंबई, दूसरा कलकत्ता और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। तीसरा अधिवेशन 1987 में हुआ और अधिवेशन के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब ने की थी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो बदरुद्दीन तैयब जो हुआ तीसरा अधिवेशन, उसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। चतुर्थ अधिवेशन 1988 में हुआ और इलाहाबाद में हुआ। इसकी अध्यक्षता जज यूलू ने की। पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जज यूलू, पहले अंग्रेज अध्यक्ष। पांचवा अधिवेशन ये मुंबई में, पांचवा अधिवेशन फिर से मुंबई में हुआ और इसकी अध्यक्षता विलियम बेटबर्न के द्वारा की गई। 2 बार अध्यक्ष बने विलियम बेटबर्न। छठा अधिवेशन 1890 में हुआ कलकत्ता में। कलकत्ता में फिर से हुआ और इसके अध्यक्ष फिरोज शाह थे, फिरोज शाह मेहता बने। 1900 महत्वपूर्ण अधिवेशनों में से है 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता कौन की? रहीमतुल्ला सयानी के द्वारा की। इस अधिनियम में पहली बार भारत में राष्ट्रगीत वंदे मातरम कहा गया, जो बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मंथन में लिए गए। बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक लिए गए 1896 कलकत्ता में। 1905 का बनारस अधिनियम। 1905 का बनारस अधिनियम, इस अधिनियम की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की। अधिवेशन स्वदेशी आंदोलन पारित हुआ। 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ था तो उसमें गोपाल कृष्ण गोखले ने की। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, तो 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता फिर दादा भाई नौरो ने की। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने भारतीय जनता का लक्ष्य रूप से स्वराज को अपनाया। 1907 का सूरत अधिवेशन,
इस अधिवेशन में दौरान कांग्रेस का विभाजन 2 वर्गों में हो गया था। कांग्रेस 2 वर्गों में विभाजित हो गई। एक गरम दल, 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ तो कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई थी, गरम दल और दूसरा नरम दल। इस अधिवेशन में विवाद इसलिए हुआ था क्योंकि गरम दल वाले लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरम दल वाले रास बिहारी बोस को तो अध्यक्ष बनाए थे। तो अध्यक्ष के आधार पर सूरत का विभाजन हो गया था जी। लाला लाजपत राय को जी अध्यक्ष गरम दल वाले, नरम दल को रास बिहारी बोस को बनाना चाहते थे। 1908 में मद्रास अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो राय बिहारी बोस ने की और कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया। तो 8 में मद्रास में रास बिहारी बोस बनी रहे। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन, तो इसकी अध्यक्षता पंडित नारायण विनस नारायण धर ने की। इसके अधिवेशन में पहली क्या है तो राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया। तो 1911 में राष्ट्रीय जनगण मन गाया गया कलकत्ता अधिवेशन में। रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर थे। 1912 में बंकीपुर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता R.N. मेधिवर के पटना में की। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार ने की। इस अधिनियम में गरम और नरम दल मुस्लिम लीग भी थी, तीनों एक हो गए थे। तो गरम दल, नरम दल, मुस्लिम लीग तीनों 1916 के अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में एक हो गए। मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया, मतलब कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था। और सम्मेलन में गंगाधर तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। तो लखनऊ अधिवेशन 1916 का था। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के समय महात्मा गांधी से प्रथम इसी 1916 के अधिवेशन में भाग लिया था। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, इसमें एनी बेसेंट के द्वारा कांग्रेस की प्रथम महिला एनी बेसेंट 1917 में इन्होंने वो किया, अध्यक्षता की थी। 1918 में मुंबई में, तो इसमें कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हुआ। कांग्रेस का इसमें 1918 का अधिवेशन में कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हो गया। 20 में नागपुर अधिवेशन, इसमें क्या है अध्यक्षता राघवाचार्य ने की और कांग्रेस संविधान पारित हुआ इसमें 20 वाले में। 1922 का गया अधिवेशन, तो CR दास द्वारा इस अधिनियम कांग्रेस का तीसरा सांकेतिक विभाजन हुआ 22 में। और इसी अधिवेशन स्वराज पार्टी की बात हुई। तो 22 में स्वराज पार्टी की बात हो रही थी। 23 में दिल्ली में, 1923 का दिल्ली अधिवेशन, तो इस अध्यक्षता अब्दुल कलाम आज़ाद, 23 के अध्यक्षता अब्दुल कलाम आज़ाद करे। सबसे युवा अध्यक्ष थे अब्दुल कलाम आज़ाद। 1924 का बेलगांव महात्मा गांधी द्वारा किया गया था और महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्ष बने। तो एकमात्र अध्यक्ष बने थे बेलगांव के 1924 में। 1925 का कानपुर अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कानपुर वाला अधिवेशन 1925 में सरोजिनी नायडू ने की। पहली भारतीय महिला एनिवेशन जो बनी थी भारतीय नहीं थी, इसलिए पहली भारतीय महिला 1925 में बनी सरोजिनी नायडू। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की रही। 1926 में गुवाहाटी अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर द्वारा की गई। इस अधिनियम में सभी कांग्रेस सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया 1926 में गुवाहाटी में। 1929 का लाहौर अधिवेशन, तो इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उन्होंने इसी अधिवेशन में महत्वपूर्ण स्वराज्य की घोषणा की और सम्मेलन रावी नदी के तट पर हुआ। नेहरू ने इसमें तिरंगा लहराया था और इसमें निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और 26 जनवरी 1930 को मनाया जाएगा और सबने व्यंग्य आंदोलन चलने का निर्णय लिया। 1931 का कराची अधिवेशन, तो ये सरदार पटेल, नेहरू के बाद 31 में सरदार पटेल ने किया और इसमें मंच का मूल अधिकार की मांग की। तो मूल अधिकार की मांग 31 के कराची अधिवेशन की। 1934 का बम्बई अधिवेशन, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया।
1937 का फौजपुर अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। 1937 में फैजपुर महाराष्ट्र के गांव में आने वाला पहला अधिवेशन है। ग्राम सभा का गठन केवल ये। 1938 में हरिपुर गुजरात, इस अधिवेशन हरिपुर वाला सुभाष चंद्र बोस ने किया और राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की और पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे। तो हरिपुर 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश में, तो इसकी भी सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की। महात्मा गांधी के साथ इनका विवाद हो गया था क्योंकि महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। पहली बार इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को चुना गया था 1939 में, 1939 वाला। और सुभाष चंद्र बोस ने इस पद में त्याग पत्र दे दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने फिर बाद में। 1940 का रामगढ़ अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा की गई थी और लंबे समय तक अध्यक्ष बने रहे। रामगढ़ 1940। स्वतंत्रता के बाद 1969 में कांग्रेस विभाजित हो गई और कामराज के नेतृत्व में कांग्रेस ओल्ड और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आर, चुनाव में आर की जीत हुई और कांग्रेस ओ अस्तित्व विहीन हुई। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारत में बने संगठन, जब कांग्रेस स्थापना नहीं हुई थी तो उससे पहले कौन से संगठन बन गए थे? तो उसके पहले लॉर्ड होल्डर सोसाइटी 1938 में स्थापना कलकत्ता में हुई थी द्वारकानाथ टैगोर द्वारा। फिर बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना कलकत्ता में जॉर्ज थॉमसन के द्वारा। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1831 में हुई थी कलकत्ता में राधाकांत देव। बॉम्बे एसोसिएशन मुंबई में दादा भाई नेहरू जी ने की थी बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना। फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना लंदन में दादा भाई। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन मुख्य है और बम्बई एसोसिएशन महत्वपूर्ण है, चौथी पाँचवें है। इसकी स्थापना दादा भाई नेहरू जी ने की थी और भारतीय समस्याओं को इंग्लैंड के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया। पूना संवैधानिक सभा, इसकी स्थापना एम.जे. राणे ने की पूना में। इंडिया लीग कलकत्ता में शिशिर कुमार ने की। इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इसकी स्थापना कलकत्ता में बनर्जी ने। मद्रास महाजनसभा सुब्रमण्यम अय्यर ने महाजनसभा मद्रास में। मुंबई प्रेसिडेंसी, खासकर मुंबई में संगठन की स्थापना हुई। इसमें फिरोज शाह मेहता बदरुनी तैयब की तेलंगाना के कांग्रेस में ठीक पहले स्थापना हुई जब कांग्रेस का जन्म हुआ। इस प्रकार क्षेत्रीय संगठनों का अस्तित्व समाप्त हो गया है। भूमि सुधार कानून, भारत कांग्रेस ने स्वयं का लाभ ध्यान में रखते हुए कानून बनाए। भूमि सुधार तो अंग्रेजों ने स्वयं के लाभ को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लाया था। तो कौन लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लाया। यह बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यूपी, कर्नाटक में लागू हुआ। तो बिहार में, बंगाल, उड़ीसा, यूपी में भी, कर्नाटक में लागू हुआ। भारत के 19% क्षेत्र में लागू हुआ। जमीन का मालिकाना हक जमींदार को दे दिया गया। अंग्रेज जितना कर को निर्धारित करते थे उस कर को 11 में से 10 भाग अंग्रेजों को देते थे। यानी 10 भाग जो था, 11 का अगर कर लगता था तो 10 भाग अंग्रेजों को जाता था, जबकि 11 में से 1 भाग यानी 1 भाग जो था वो जमींदार ले लेता था। जमींदारों को सूर्यास्त से पहले हिसाब चुकाना देना होता था। इसे सूर्यास्त कानून भी कहते हैं। तो स्थायी बंदोबस्त आया, लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया 1793 में। रैयतवाड़ी टॉमस मुनरो लाए थे 1820 में। लॉर्ड
वो टॉमस मुनरो 1820 में लाए। यह मुंबई मद्रास तथा असम में लागू हुआ। तो मुंबई में, मद्रास में और असम में लागू हुआ था। यह भारत के 51% क्षेत्र पर हुआ और जमीन का मालिकाना किसानों को दिया गया। किसानों को अपनी उपज का 35 से 55% तक टैक्स के रूप में देना होता। मालवाड़ी व्यवस्था विलियम बेंटिक लाए थे मालवाड़ी 1883 में। यह पंजाब में, यूपी में, मध्य प्रदेश में लागू हुआ। तो पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश में लागू हुआ। भारत के 30% क्षेत्र का लागू हुआ। जमीन का मालिकाना गाँव को होता था। गांव का मुखिया कुल उपज का 60% टैक्स देता था। तो मालवाड़ी में 7% टैक्स, इसमें 55% टैक्स। उसमें तो अस्थायी टाइप का था, जितना ही वसूलना चाहें तो वसूला। सबसे कठोर कानून स्थायी बंदोबस्त था। सर्वाधिक क्षेत्रों पर रैयतवाड़ी कानून था। सबसे कठोर कौन था? तो स्थायी बंदोबस्त। और सबसे सर्वाधिक क्षेत्र के हिसाब से रैयतवाड़ी था। जब टैक्स सर्वाधिक मात्रा मालवाड़ी में थी। अंग्रेजों ने बंगाल में इजारेदारी प्रथा लागू की। तो बंगाल में इजारेदारी, जिस पर भारतीय बोली लगाने वाले जमींदार को दी गई। भारतीय उद्योग, इंडियन इंडस्ट्री, भारत के उद्योग। अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीय उद्योग विकास नहीं हो सका, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में पूंजी नहीं लगाई और भारतीय माल को इंग्लैंड में दे जाया गया। इस पर अंग्रेजों ने निर्यात कर दिया गया, जिससे वस्तु इंग्लैंड में महंगी हो गई। लखनऊ की छींट वाले वस्त्र, लखनऊ के जो छींट वाले वस्त्र थे, ढाका के मलमल के कपड़े थे। तो लखनऊ में क्या छींट वाले वस्त्र बनाए जाते थे। लखनऊ के मलमल के कपड़े की मांग इंग्लैंड में अधिक थी, किंतु इंग्लैंड ने निर्यात पर कर लगा दिया, जिसके विपरीत इंग्लैंड से आने वाली वस्तुओं पर कोई कर नहीं था लगाया, जिसके कारण इंग्लैंड उद्योग ने भारतीय उद्योगों को ध्वस्त कर दिया। मजदूर संघ, भारत का पहला मजदूर संघ बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन था। पहला का मजदूर संघ तो कौन था? तो बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन था। 1884 में लोखंडे ने किया। 1920 में लाल लाजपत राय, MS जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड्स यूनियन कॉरपोरेशन की स्थापना की। आगे चलकर MN जोशी इसे अलग हो गए। कार्ल मार्क्स ने भारत के विषय में कहा कि अंग्रेजों ने सूती वस्त्र के घर में सूती वस्त्र का अंबार लगा दिया, क्योंकि भारत में सूती वस्त्र बनाए जाते थे, अब अंग्रेज बनाकर लाने लगे हैं। प्रमुख नारा और वाक्य किसने कौन सा दिया? तो सरे जहाँ से अच्छा, ये मोहम्मद इकबाल ने दिया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। विजय सिंह विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता ने। वंदे वेदों की ओर लौटो, सरस्वती ने। जय जगत, विनोबा भावे ने। फिर संपूर्ण क्रांति जय नारायण ने। मेरे शरीर पर परी एक लाठी, ये लाला लाजपत राय का था। ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत में कील के समान होगी, लाला लाजपत राय था। स्वयं मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, बाल गंगाधर तिलक। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र आज़ादी दूंगा। फिर जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। हे राम, महात्मा गांधी। करो मरो महात्मा गांधी, भारत छोड़ो महात्मा गांधी। हम घुटने टेक कर रोटी मांगे महात्मा गांधी, किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले। एक अमर आराम है जवाहरलाल नेहरू का था। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। हु लाइव्स इन इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है, चिदम्बरम दास। हिंदुस्तान, भरतेंदु हरिश्चंद्र। जनगणमन अधिनायक जय हे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने।
कांग्रेस पर टिप्पणी तो कांग्रेस मुट्ठी भलों का संगठन है, लॉर्ड डफरिन ने कहा। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है। मेरी इच्छा है कि उसके पतन में मदद करूं। देशद्रोही संगठन कांग्रेस, तो लॉर्ड कर्जन ने कहा। कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। कांग्रेस भिक्षा मांगने वाली संस्था है, बिरसा मेट की तरह टर्म चलाने से स्वतंत्रता नहीं चलेगी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा। कांग्रेस शिक्षित लोगों का मेला है, लाला लाजपत राय ने कहा। कांग्रेस अधिवेशन 3 दिन तक तमाशा है, अश्विनी ने। कांग्रेस लोग केवल याचना विनती ही करेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा। कांग्रेस की आवाज़ पूरी जनता की आवाज़, फिरोजशाह मेहता ने। मैं मुट्ठी भर बालू में कांग्रेस से भी बड़ा संगठन बना सकता हूँ। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर देना चाहिए, महात्मा गांधी ने।